और चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के एक तरह से इस पूरी चर्चा को शुरुआत की प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के सफर के उन तमाम महत्वपूर्ण पड़ावों को एक तरह से देश के सामने आज रखा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने जहां बड़ी बातें वंदे मातरम को लेकर बताई, इतिहास बताया, तो सीधा सीधा प्रहार कांग्रेस पर भी रहा कि किस तरह से कांग्रेस ने वंदे मातरम की न सिर्फ उस भावना को खंडित किया, वंदे मातरम को खंडित किया, बल्कि देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां थी उनके सामने घुटने टेके। देखिए ऋतु, आज जब लोकसभा में चर्चा हो रही है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। आपने उसे सुनाया भी कि जब बंकिम बाबू ने रचना की थी वंदे मातरम की, तब हमने देखा था कि स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर जो भावना थी वो किस तरह से हर युवा के मन में, हर देशवासी के मन में जागृत हुई थी और उससे उसको बल मिला था। और हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका वंदे मातरम राष्ट्रगीत ने निभाई। उसके बाद जब 100 वर्ष पूरे हुए तो जो आपातकाल उस वक्त लगा वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरा होने पर, और उस आपातकाल को खत्म करने में किस तरह से वंदे मातरम से जो एक प्रेरणा मिलती है उसकी एक भूमिका रही, इस बात का भी जिक्र आज किया गया। और अब जब हम 150 वर्ष हमने देखा है कि वंदे मातरम के पूरे हुए हैं, तो क्या कुछ घटा वंदे मातरम के इतिहास में। जब मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने विरोध किया था एक पंक्ति का, तो कांग्रेस के जो नेता उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, बजाय इसके कि वो मुस्लिम लीग का विरोध करते, जिन्ना के उस बयान का विरोध करते, किस तरह से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा, और जो कोलकाता में कार्य समिति हुई कांग्रेस की, उसमें किस तरह से घुटने टेके गए मुस्लिम लीग के सामने, इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया चर्चा के दौरान, और कहा कि आईएनसी एमएमसी हो गई। यानी हम जानते हैं कि पहले एक उद्धरण में कहा गया था कि मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आरोप एक तरह से लगाया गया, क्योंकि जब तुष्टीकरण की बात करते हुए उसको एक तरह से काउंटर करते हुए, या जो भी कांग्रेस की जो रणनीति थी, जिन्ना की और मुस्लिम लीग की मांग या उनके बयानों पर सरेंडर करते हुए एक तरह से उस वक्त उस पंक्तियों को हटाया गया था, और उसके खिलाफ देश भर में विरोध देखने को मिला था। तो इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। तो कांग्रेस पर, और उस वक्त नेहरू जी ने जो नीति अपनाई या जिस तरह से उन्होंने दृष्टिकोण रखा इस पूरे मुद्दे पर, उसको भी सामने रखा है। तो हमने देखा है कि कांग्रेस पर इस बात के आरोप बार बार बीजेपी की तरफ से और शीर्ष नेताओं की तरफ से लगते रहे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज इस वंदे मातरम के 150 वर्ष के चर्चा में शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है कि तब से लेकर अब तक एक तरह से देखें तो जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस उस पर आगे बढ़ती रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और उसकी नीतियों पर एक बड़ा निशाना साधा है, और जवाहरलाल नेहरू को विरोध करना चाहिए था उस वक्त जो मुस्लिम लीग ने बयान जारी किए थे, जिन्ना ने जो कहा था, बजाय इसके किस तरह से सहमति जताई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जी शैलेंद्र, हमारे साथ विशेष मेहमान बलदेव भाई शर्मा भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर चेयरमैन एनबीटी और इतिहासकार। बलदेव भाई, आपका भी स्वागत है। बलदेव भाई, 150 वर्ष पर वंदे मातरम की उस यात्रा को याद करने के पीछे के क्या बड़े कारण आपको दिखाई देते हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था, वंदे मातरम भारत की एकात्मता का और मातृभूमि की स्वाधीनता का मंत्र था। लेकिन सत्ता के लोभ में जिस तरह मुस्लिम लीग के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस ने समर्पण कर दिया, उसका नतीजा ये निकला कि बंग भंग आंदोलन तो सार्थक रहा, लेकिन वंदे मातरम का विभाजन हो गया। और केवल इसलिए कि उसमें दुर्गा की स्तुति है, आप उसको हटा दीजिए, हम उसको नहीं मानते, ऐसा मुस्लिम लीग के नेताओं का कहना था। तो माता दुर्गा जो भारत की आराध्या हैं, उनके स्मरण को ही समाप्त कर दिया गया। ये केवल इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण हो, और यहीं से आगे की राजनीति में अल्पसंख्यकवाद का प्रादुर्भाव हुआ।
जिसने स्वाधीन भारत में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। तो 1937 में जो कुछ वहां विभाजनकारी मानसिकता के कारण वंदे मातरम के साथ किया गया, स्वाधीनता के बाद कांग्रेस की सरकारों ने उसी विभाजक मानसिकता को और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पूरी तरह से परिलक्षित किया, और उसका नतीजा यह हो कि भारत की राजनीति दो खेमों में बट गई। और आज आप देखिए उसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से एक नई मस्जिद बनाने की नींव डाली जा रही है। ये जो विभाजन की प्रवृत्ति है और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रवृत्ति है, अल्पसंख्यकवाद को परिपुष्ट करने की प्रवृत्ति है, इसका जन्म 1937 में ही हो गया था। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जो देश का लोकतंत्र है, भारत का संविधान जो सबको समानता का अधिकार देता है, तो हिंदुओं का तो सदा उत्पीड़न किया गया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, और उसके कारण जो इस देश में सनातन के प्रति इतना जहर भर गया कि सनातन कीड़ा है, उसको कुचल डालो। ये जो सारी बातें आज हो रही हैं, ये 1937 में जिस मानसिकता का परिचय कांग्रेस ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, आज वो सब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन एक परिवर्तन आप देखेंगे कि देश में जो हिंदू जनभावना है वो फिर से जागृत हो रही है, और उसी का प्रतीक है अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण होकर एक भव्यता के साथ भारत की संस्कृति की पुनर्स्थापना की गई। और आप देखिए कितना बड़ा बदलाव इस देश के पूरे राजनीतिक कल्चर में आया है कि जो भारत में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, विदेशी अतिथि आते हैं, आज उनको प्रधानमंत्री गीता भेंट करते हैं। और एक भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है वो पूरी तरह जागृत हुई है। पहले तो आप देखिए इफ्तार मनाए जाते थे, बलदेव भाई, बात अगर वंदे मातरम की है और कांग्रेस की नीतियों की अगर बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या महात्मा गांधी का भी वंदे मातरम को लेकर जो विचार था उसको दरकिनार किया? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में अपने पूरे शुरुआती वक्तव्य में इन बातों को रखा है, उसमें साफ दिखाई देता है कि महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम खंडित हो। देखिए, महात्मा गांधी की तो केवल तस्वीर को कांग्रेस ने सामने रखा। आप देखिए, महात्मा गांधी वंदे मातरम को खंडित करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसको खंडित किया गया। महात्मा गांधी भारत में स्वाधीनता के बाद राम राज्य की संकल्पना को भारत के विकास का आधार बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने उसको भी नहीं माना। महात्मा गांधी भारत के विकास का आधार ग्राम विकास को रखना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने उसको भी नहीं माना। उसका मुख्य कारण ये था, जहां तक चीजें सामने आ रही हैं अब, कि जवाहरलाल नेहरू के मन में भारतीयता के प्रति एक अलग अलग तरह की जुगुप्सा थी। वो भारतीयता को, भारत को, भारतीय ऋषि परंपरा को बिल्कुल मानते नहीं थे। और जैसा कि उल्लेख आता है कि महात्मा गांधी ने जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने का अवसर न देकर नेहरू को दिया, तो जब उनसे पूछा गया कि नेहरू को क्यों आप अवसर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नेहरू कांग्रेस में एकमात्र अंग्रेज है। अब तो जो मानसिकता थी जवाहरलाल नेहरू की, वो महात्मा गांधी भी जानते थे। लेकिन जैसे कि एक कहावत आती है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, वही सारी स्थिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। और भारतीयता को समाप्त करने का कम्युनिस्टों के साथ मिलकर, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो वामपंथ के प्रति झुकाव था, उसने यहाँ कम्युनिस्टों की ऐसी जमात पैदा कर दी जिसने शिक्षा के क्षेत्र से, शासन के क्षेत्र से भारतीयता को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और उसका नतीजा ये आज हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हम वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष मना रहे हैं। लेकिन इस बहाने इस पूरे इतिहास को जानने की विशेषकर नई पीढ़ी को आवश्यकता है। जिस इतिहास में
कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिलकर और अकबर को महान बना दिया, राणा प्रताप को पीछे धकेल दिया, ऐसी अनेक घटनाएं हुई। पोरस को हारा हुआ बता दिया, सिकंदर को विजेता बता दिया, जबकि दुनिया के इतिहासकार इस सच्चाई को जानते हैं कि सिकंदर तो कभी जीता ही नहीं और भारत से भागना पड़ा उसे, पलायन और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई। ये जो सारी चीजें हैं ये उस मानसिकता से जुड़ी हैं। घटनाएं भले ही अलग अलग हैं लेकिन मानसिकता वही है कि वंदे मातरम के समय भारतीयता को दरकिनार करने का जो विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी के अनुरोध के बावजूद, हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, विश्व में उनकी पूजा की जाती है, अनेक देशों में महात्मा गांधी को आदर्श मानकर मंडेला जैसे लोग जिनके आदर्श महात्मा गांधी थे, और उन महात्मा गांधी को हमने केवल तस्वीरों में कांग्रेस के जमाने में बंधा हुआ देखा, महात्मा गांधी आदर्शों को दरकिनार किया गया। तो महात्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, महात्मा गांधी ने वंदे मातरम के खंडित किए जाने का विरोध किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो भारतीयता के किसी बलदेव भाई इतिहास के अगर पन्नों की तरफ जाएं, बतौर इतिहासकार होने के, 1937 में वंदे मातरम को खंडित करने का एक प्रस्ताव आया, लेकिन 1937 से पहले सर सैयद अहमद खान ने और टू नेशन थ्योरी दिया, उसे जिन्ना ने आगे बढ़ाया। जब ये बहुत साफ होता दिखाई दे रहा था, 1946 के एक तरह से चुनाव में भी बहुत सारी चीजें साफ हो गई थी, उसके बाद भी मुस्लिम लीग के आगे जवाहरलाल नेहरू को क्यों झुकना पड़ा वंदे मातरम को खंडित करने के लिए? और 1947 के बाद क्या 2000, आज अगर हम 2025 की बात करें, आज ये 150 वर्ष पे चर्चा हो रही है वंदे मातरम को लेकर, तो क्या कांग्रेस को कभी ये ख्याल नहीं आया कि वंदे मातरम वो गीत है जिसने देश को एक किया, जिसने राष्ट्र के सामने तमाम चुनौतियों का सामना करने की देशवासियों को ताकत दी, उसे एक बार फिर उसके अपने पूरे स्वरूप में जीवित करने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस मूलतः लोकमान्य तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, राजर्षि टंडन, ये जो राष्ट्रवादी नेता हुए, उनके मार्गदर्शन में जब तक कांग्रेस रही तब तक कांग्रेस की वो राष्ट्रीय भावना बनी रही। और जैसे ही कांग्रेस का नेहरूकरण कर दिया गया तो नेहरू के सामने सत्ता स्वार्थ था, और अब तो इतिहास के दस्तावेज सामने आ रहे हैं कि नेहरू ने देश की सत्ता संभालने के लिए जल्दबाजी की और ये प्रतीक्षा भी नहीं की कि पूरी तरह अंग्रेजों का पलायन यहां से हो, और उस जल्दबाजी में ही जिन्ना की गलत सलत मांगों को माना गया। सर सैयद अहमद, जिनको बड़ा महान बताया जाता है, भारत की विभाजन की नींव रखी टू नेशन थ्योरी के उस विचार के साथ सर सैयद अहमद खान ने। जी, तो आज बड़ी शैक्षणिक संस्था बनी है और इसका श्रेय उनको दिया जाता है। उसके अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर अनेक प्रकार की विघटनकारी बातें इस देश में की जाती हैं। तो नेहरू ने सत्ता स्वार्थ के लिए ही ये जल्दबाजी की और कांग्रेस के सामने घुटने टेके। आप ताजा उदाहरण देखिए, स्वाधीनता के बाद केरल में जो मुस्लिम लीग थी, स्वाधीनता के बाद जिस मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कराया और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने समझौता किया। नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जब उनको पूछा पत्रकारों ने, ये उल्लेख आता है कि ये मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान का निर्माण करने वाली पार्टी है, आपने इसके साथ समझौता कैसे किया? तो ऐसा बताया जाता, उल्लेख आता है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुस्लिम लीग अलग है। मुस्लिम लीग अलग कैसे हो जाएगी? उसी मुस्लिम लीगी मानसिकता के लोग आज बंगाल में, जो भारतीय राष्ट्रवाद की धरती है, जहां स्वाधीनता आंदोलन के एक से एक तपस्वी नेता, एक से एक तपस्वी हमारी महिला क्रांतिकारी जन्मी, उस धरती पर आज बलदेव भाई हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपसे ही जानना चाहेंगे, सरकार का उद्देश्य, मकसद 150वीं जयंती पे वंदे मातरम पर चर्चा, क्या पीछे जो गलतियां कांग्रेस ने की उसे देश के सामने रखना, या फिर वंदे मातरम को उस खंडित रूप को हटा के अब पूर्ण रूप में अपनाकर आगे बढ़ना है? क्योंकि संसद की शुरुआत भी वंदे मातरम के साथ ही होती है। ये देखिए,
आप देखें बहुत स्पष्ट एक तरह से एक उद्देश्य ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो वंदे मातरम के पूरे इतिहास को जाने। ये वंदे मातरम जब रचना हुई क्यों खंडित हुआ, कांग्रेस का रुख तो अब हमने देखा कि स्पष्ट ही किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो युवा पीढ़ी वंदे मातरम के इतिहास को जाने और युवा पीढ़ी भारत में जो गुलामी की मानसिकता बची हुई है उसे खत्म करने में अपना योगदान करे। दूसरी बात यह है कि ये निश्चित तौर पर जब ये चर्चा हो रही है और 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर तब ये बात सामने आ रही है कि जो गलती हुई थी इतिहास में क्या उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा ऋतु कि जब INC MMC बन गई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि अगर ये गलती जनमत के खिलाफ जाकर 1937 में नहीं की होती नेहरू जी ने या फिर उस वक्त कांग्रेस ने, तो शायद जिन्ना का इतना मन नहीं बढ़ा होता, शायद जो उनकी मांग थी वो उस पर उतना आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़े होते। तो फिर शायद आगे आकर AMU में जिस तरह से SC/ST का आरक्षण खत्म किया गया वो भी नहीं हुआ होता, या फिर कांग्रेस की सरकारों ने तमाम जो तुष्टीकरण की राजनीति की राज्यों में या केंद्र में वो भी नहीं हुआ होता अगर शुरुआत में ही उस वक्त एक गैर वाजिब मांग को एक तरह से तुष्टीकरण के नाम पे माना नहीं गया होता, जबकि उसको लेकर विरोध हो रहा था देश भर में कि इस मांग को ना माना जाए, ये गैर वाजिब है। लेकिन जनता की भावना को, देश की भावना को, देश की एकता की भावना को किनारे रखते हुए, मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर करते हुए, मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेकते हुए तत्कालीन कांग्रेस कार्यसमिति में और नेहरू जी ने वो मांग मान ली थी। उसके बाद उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी तुष्टीकरण के जो फैसले हैं जो हमने देखा कि भविष्य में कांग्रेस की सरकारों ने लिए या कांग्रेस के नेताओं ने लिए। तो अगर उसी वक्त इस गैर वाजिब मांग को एक तरह से देखें, उस पर दबाव में ना आकर एक सही फैसला किया गया होता, तो आज बहुत सारी जो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने गलतियां की थी जो राष्ट्र हित में नहीं था, वो शायद ना हुई होती। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आज जब चर्चा हो रही तो जाहिर है देश को और दुनिया को जानने का हक है, खासतौर पर युवा पीढ़ी को, कि हम आगे के भारत में किस तरह से जो देश प्रेम के ओत से जो हम आगे का भारत आगे बढ़ रहा है उसमें अपने इतिहास के सबक को ना भूलें, देश आजाद भारत के इतिहास से पहले और उसके आगे भी कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ जो विश्वासघात किया वो भी आज चर्चा का विषय है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कांग्रेस उन तमाम आरोपों और प्रकरणों पर क्या स्पष्टीकरण, क्या जवाब देती है। वंदे मातरम आजादी के समय गुलाम भारत के संघर्ष में क्रांति का उद्घोष था, तो आज 2025 में और 2047 तक की यात्रा यानी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए वंदे मातरम राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा है। इसी के साथ लगातार संसद में चर्चा जारी रहेगी, संसद की चर्चा को हम आप तक लेके आते रहेंगे। अभी तक के लिए बलदेव भाई आपका भी धन्यवाद, और धन्यवाद शैलेंद्र आपका भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन गोवा आग हादसे में हुई दुखद मृत्यु पर राज्यसभा ने शोक व्यक्त किया। गोवा के अरपुरा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में सभापति CP राधाकृष्णन ने इस दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा और शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
डीजीसीए ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और सीईओ को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। दरअसल इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कंपनी के दोनों ही अधिकारियों ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा। इस अनुरोध की समीक्षा के बाद डीजीसीए ने जवाब देने की समय सीमा को 24 घंटे और बढ़ा दिया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किराए को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की कैपिंग लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी ना हो, जो परेशान यात्रियों के लिए उनकी समस्या को और बढ़ा रहा है। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। हवाई उड़ानों से यात्रियों को हो रही दिक्कत के बाद रेलवे ने कुछ प्रबंध किए हैं। कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिसमें से 22 ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिसमें 8 ट्रेनें दिल्ली से रवाना हो रही हैं। तो जो भी हवाई यात्री इस समय परेशान हैं इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से, वो रेलवे स्टेशन से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आनंद विहार टर्मिनल पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है, जहां तमाम यात्रीगण पहुंच भी गए हैं। दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। यात्री सुविधा पर सरकार का जोर है। दिव्यांशु, जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों तक ये जानकारी अब पहुंच गई है और जो हवाई यात्री जो इस समय परेशान हैं उनके लिए ये बड़ी राहत किस तरह से आई है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की जो फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है, सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, उसको लेकर हमारी सरकार सख्त है, डीजीसीए सख्त है। इंडिगो के ऊपर तो प्रेशर बनाया ही जा रहा है, लेकिन उसके विपरीत एक पैरेलल हम कह सकते हैं कि जो भारतीय रेलवे है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। भारतीय रेलवे ने कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि चलाई हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से ये ट्रेनें चलाई गई हैं और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो इंडिगो है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो उसकी तमाम जितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं वो वापस रीएस्टैब्लिश हो। आज की बात करें तो देश भर में करीब 300 ऐसी इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल हुई हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब 134 ऐसी फ्लाइट हैं जो कि कैंसिल हुई, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिगो जो है अपनी फ्लाइट्स को रीएस्टैब्लिश करेगा और यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो थोड़ी परेशानी यात्रियों की कम होगी। लेकिन इसी बीच जो डीडीसीए ने शो कॉज नोटिस इंडिगो को दिया था उसका भी आज इंडिगो को इसका जवाब देना है। हालांकि जवाब कल ही देना था, लेकिन इंडिगो के सीईओ ने 24 घंटे का वक्त मांगा और कहा कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए इसका जवाब देने के लिए, और यही वजह है कि डीजीसीए ने उसको अलाउ किया है और आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि इंडिगो की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस सरकार को दिया जाएगा, डीजीसीए को दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा डीजीसीए ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस
इंडिगो की तरफ से नहीं आता और जल्द से जल्द ये जो दिक्कतें हो रही हैं, जो कि ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं, उसको सुचारू रूप से ठीक नहीं किया गया तो बड़ा खामियाजा इंडिगो को भुगतना पड़ेगा, बड़ी पेनल्टीज इंडिगो के ऊपर लग सकती है। इसके अलावा इंडिगो का जो पायलट्स हैं, जो कि क्रू मेंबर्स हैं, उनके भी लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, ये साफ किया दिव्यांशु, इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से जो इस समय यात्रियों को असुविधा हो रही है, उस पर डीजीसीए इंडिगो के साथ कार्रवाई करेगा, उन्हें दंडित करेगा। वो सब एक तरह से एक प्रक्रियागत चीजें हैं, लेकिन जो यात्रियों को जो अब असुविधा हो रही है उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? क्या एविएशन मिनिस्ट्री करने जा रही है? रेलवे ने अपनी तरफ से 22 ट्रेनों की शुरुआत की है। क्या रेल मंत्रालय ने अभी तक कुछ आंकड़ा जारी किया है कि जो स्ट्रैंडेड तमाम पैसेंजर्स हैं उनको किस तरह से इस सुविधा का उन्होंने फायदा उठाया, या उन्हें ये जानकारी मिल रही है वो इससे अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जिसमें 32 घंटे से लोग सिर्फ एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट से सफर कर रहे हैं और अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको जब से ही इंडिगो का ये जो ऑपरेशन है पूरी तरीके से फेल हुआ है और देश भर में जो उड़ानें उनकी कैंसिल हुई है, सरकार ने सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिगो के ऊपर प्रेशर बनाया ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे रेल मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं रेलवेज के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट बेहतर मुहैया कराया जाए लोगों को, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने भी एक बहुत लंबी फेरिस्त जो है ट्रेनों की वो तैयार की है और लोग जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, इसकी भारतीय रेलवे ने भी तैयारियां की हैं और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके, इसके लिए भी रेलवे जो है वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो ऑपरेशन फेलियर हुआ है इंडिगो का, ये वापस पटरी पर आएगा और चीजें जो है वो बेहतर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु पूरी जानकारी के लिए इस विषय पर। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने का आरोप लगा है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सीईओ कार्यालय ने राज्य के वित्त विभाग से बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ को भत्ता देने, मोबाइल डेटा पैक के खर्च सहित 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की, लेकिन ये राशि जारी नहीं की जा रही है। इससे एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मतदान कर्मियों को पहले चरण में 2-2 हजार राशि देने के बाद और कोई और भुगतान नहीं किया जा सका है। राज्य में वर्तमान में 80,681 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर सुपरवाइजरों सहित कम से कम 1 लाख बीएलओ एसआईआर कार्य में जुटे हैं। बीएलओ का सामान्य मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। ईआरओ को 30,000 और एईआरओ को 25,000 मानदेय मिलेगा। उधर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां बकरकट्टा चौकी में सीपीआई के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सभी कैडरों ने हथियार नीचे रखकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। इनके सरेंडर के बाद एमएमसी जोन यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन नक्सल मुक्त हो गया। ये पूरा ग्रुप एमएमसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में अपनी पैठ बनाए हुए था। रामधेर मज्जी के आत्मसमर्पण को नक्सली संगठन पर सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। रामधेर पर 1 करोड़ का इनाम था। नक्सलियों के पास AK-47, इंसास SLR 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। बकरकट्टा चौकी में नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। एमएमसी जोन सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर मज्जी का आत्मसमर्पण हुआ है, जिसे बड़ी सफलता देखी जा रही है। 3 राज्यों के 6 जिलों में पैठ बनाए हुए था ये पूरा समूह। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Indian Air Force to be a cut above. सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। नई दिल्ली में आयोजित एग्री बिजनेस समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि अब केवल MSP ही नहीं बल्कि बागवानी फसलों पर MIS योजना के तहत यदि बाजार भाव तय सीमा से नीचे गिरते हैं तो मॉडल रेट और बिक्री मूल्य का अंतर सीधे किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। की बात आपने की थी, ठीक दाम देना है और ठीक दाम देने के लिए केवल MSP नहीं है। इस बार हमने तो बागवानी की फसलों पर MIS योजना के अंतर्गत अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा रेट घट गए, गिर गए, तो मॉडल रेट और बिक्री मूल्य का अंतर हम किसान के खाते में डालेंगे। राज्य सरकार अगर चाहे तो आधा राज्य सरकार देगी, आधा केंद्र सरकार देगा, जो अतिरिक्त पैसा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने संयुक्त रूप से की। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी और ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू गाइल्स की भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है और इसी के तहत 15 से अधिक शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। सदन में आज इंडिगो एयरलाइंस संकट पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि उड़ानों में आई भारी बाधा का मुख्य कारण एयरलाइंस की क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक प्लानिंग सिस्टम की विफलता थी। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। ये FDTL में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो, सो आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस। 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo, we have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. यात्रियों और सांसदों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जितने भी यात्री देरी और उड़ान रद्द होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एयरलाइन ऑपरेटर्स को इन नियमों का पालन करना होता है। सॉफ्टवेयर की समस्या को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर में लगातार तकनीकी उन्नयन होता रहता है। सरकार का विजन है कि देश के विमानन क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च मानक स्थापित हों।
What the inquiry is also being done on that. Airport Authority of India is thoroughly looking into the system fault that has happened, and thoroughly whatever necessary feedback comes in, we will do it. And the continuous technology upgradation happens in this sector, sir. It is not just timely, but there is a continuous upgradation that happens. All the countries, different countries, they keep upgrading the systems that they have, and we keep a continuous watch on what is happening across the world. And our vision from the government is to have the top standards, global standards in the country for aviation. And it is with that vision that we are working, and all the systems, all the technologies that we have in aviation are definitely up to standards, and proper mechanism is there to ensure that they are upgraded on time. इंडिगो संकट पर संसद में सरकार ने अपना पक्ष रखा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 4.0 में तमिलनाडु से आए दूसरे समूह ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय का दौरा किया। यहां विशेष तौर पर तमिलनाडु और बनारस से शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है। तमिल शिक्षकों के लिए यह एक यादगार पल रहा। काशी तमिल संगमम 4.0 का जो दूसरा बैच है उसका आज अंतिम दिन था और वो बनारस के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में आए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर 10 जो कारीगर हैं, जो आर्टिजन हैं, वो तमिलनाडु से आए हैं अब की बार, और 10 जो आर्टिजन हैं वो काशी यानी बनारस के आसपास के इलाकों से आए हैं। और ये इस बात की सबसे खासियत है। टीएफसी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रद्युम्न पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार का सर जो कॉन्सेप्ट है काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत, क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई और किस तरीके से कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है? आज सेकंड ग्रुप हमारा टीचर्स का आया है। बेसिकली एक लाइव इंटरेक्शन है हमारे आर्टिजन्स का और केटीएस के डेलीगेट्स का, और बेसिकली कल्चर और ट्रेडिशन को एक्सचेंज करने की बात है यहाँ पर। और हमारे उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पूरा सहयोग है और सब कुछ टाइमलाइन से हो रहा है और सारे ग्रुप्स विजिट कर रहे हैं। काफी पॉजिटिव फीडबैक है। मैं तमिलनाडु से आ रही हूँ। मैं यहाँ प्रदर्शनी देखने के लिए आई हूँ। ये प्रदर्शनी में अच्छे चीजें मिलता है, साड़ियाँ मिलता है और हैंडीक्राफ्ट और हैंड वर्क्स मिलता है। बहुत अच्छा लगता है हमको। मैं इसलिए इसके द्वारा कई लोगों को उद्योग भी मिलता है। इधर हम क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम प्रोसेस देखने के लिए आए रहे हैं। इधर काशी का साड़ियों इतने बिंदास डिजाइन में साड़ी मिलते हैं। सब टीचरों साड़ी ले रहे हैं। इनको बहुत आनंद हो रहा है। तो सब डिजाइन है, इसलिए अब क्राफ्ट मिलता है, आर्ट, नेचुरल आर्ट। उधर क्या है तमिलनाडु में, क्या है विशेष है, वो इधर मिलते हैं आर्ट में। तमिलनाडु से विनोदा सिंह भी आई हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने क्या यहाँ पे प्रोडक्ट अपने दिखाए हैं और क्या रिस्पांस लोगों का मिल रहा है यहाँ पर? मेरा काम थोड़ा एम्ब्रॉयडरी का है। जो नीलगिरी ट्राइब्स होते हैं, हमारी जो लेडीज होती है सभी यही काम करती है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी, जो बहुत ही कल्चरल रिलेटेड है। सभी नेचर को देख के हम डिजाइन्स बनाते हैं। कैसा रिस्पांस है काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत जो लोग आ रहे हैं, सामान देख रहे हैं आपका? अब पहले तो था कि काशी के ही लोग यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह करते थे। आज तमिल से भी लोग आ रहे हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये एक काशी और तमिल का जो संस्कृति का, सभ्यता का, क्राफ्ट का और आर्टिजन का भी एक बड़ा संगम बन गया है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत कल रात कृषकों का चौथा दल बनारस स्टेशन पहुंचा। तमिलनाडु से आए इस ग्रुप का काशी आगमन पर मेयर और स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। तमिलनाडु से आए धीरू मुरुगन ने कहा कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह काशी आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। काशी का पहला बार आ रहा हूँ। जैसा काशी तमिल संगम में आने का मेरे को मौका मिला ना, वो बड़ा मैं भाग्यशाली। हमारा देश का तमिलनाडु से यूपी तक, काशी तक छोड़ने के लिए जो पुराना अपना इतिहास में है,
वो पूरा अभी नया शुरू हो रहा है। एक साथ छोड़ने पे इतना बढ़िया काम हो रहा है, बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है भाई। शहर के मेयर अशोक तिवारी ने काशी तमिल संगमम के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से एक बार फिर उत्तर और दक्षिण का संबंध और मजबूत हो रहा है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो परिकल्पना किया है, दक्षिण भारत और काशी का एक बहुत पुरातन संबंध रहा है और आज ये चौथा साल है जहां की वहां के हर क्षेत्र के लोग आए हैं। वहीं आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया कि काशी आने वाले डेलीगेट्स को काशी की गंगा आरती के साथ ही सभी 84 घाटों का दर्शन कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें प्रयागराज और अयोध्या भी ले जाया जा रहा है। काशी तमिल संगमम के इस फेज में चौथा दल आज यहाँ आया है। किसानों का है ये। 205 लोग आज इस दल में आए हैं और आज से इनकी यात्रा प्रारंभ होगी वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा जी मंदिर और विशालाक्षी जी मंदिर का दर्शन करेंगे। और मिड डे प्राइम में खेल की खबरों में कतर के दोहा में चल रहे ISSF विश्व कप फाइनल में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 41 का शानदार स्कोर बनाकर विश्व जूनियर रिकॉर्ड की भी बराबरी की। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप फाइनल में अपने पदार्पण मैच के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। वे 413.3 अंक हासिल करके चीन के टियान जियामिंग के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वहीं भारत के अनीश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने 31-40 हिट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने केप टाउन के स्टेनलबोट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 5-2 से जीत लिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज केप टाउन के हार्ट लेवल स्टेडियम में खेला जाएगा। रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका भारत पर बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। हालांकि तीसरे क्वार्टर के बाद भारत के हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास और दिलप्रीत के गोल की बदौलत जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।